वार्मिंग वेलकम टू द लर्नर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम श्री क्लासेस। मैं पूजा शर्मा शुरू करने जा रही हूँ आज का ये लर्निंग सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं लाइव प्रोसेसेस का रिवीजन। तो बच्चा, अगर आपको इस लेसन के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिटेल में करने हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइए और सब कुछ समझिए। तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे आज के इस सेशन पे। तो बच्चा, सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइव प्रोसेसेस होता क्या है, क्या मतलब है लाइव प्रोसेसेस का। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि ऐसी प्रोसेसेस है ना, ये ऐसी घटनाएं, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है बच्चा, जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती है। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे लाइव प्रोसेसेस असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो यही इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ऐसी प्रोसेसेस जो जरूरी है लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अब हम वन बाय वन इन सबको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन को। तो बच्चा, न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं ना, जो कोई भी तरीका है जिसके थ्रू खाना हमारे अंदर जा रहा है, और उसके बाद जो ओवरऑल उस फूड के साथ हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है बच्चा, फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है एनर्जी में। एनर्जी का क्या यूज है? एनर्जी का यूज है ओवरऑल एक्टिविटी से। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, एनर्जी से। आप सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? एनर्जी से सुन रहे हो ना। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है, यही यही न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, दैट्स इट। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो बच्चा, न्यूट्रिशन दो टाइप का है और बहुत ही इजी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब अपने आप। ये न्यूट्रिशन हमारा होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। बच्चा, हम अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, हम पकाते हैं। लेकिन प्लांट्स ऐसे हैं कि जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चा? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है। कैसे बनाता है? वो कुछ रॉ मटेरियल यूज करता है, जैसे कि फोटो मतलब लाइट, सनलाइट को यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, वाटर को यूज करेगा, पिगमेंट को यूज करेगा। तो इन चार चीजों को यूज करके प्लांट अपना खाना बना रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, देखो बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना रहे हैं बच्चा? ये बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है ना, आप इसको लिखो कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हमारा वाटर है, और ये हमें क्या बना के दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट, वाटर और साथ में ऑक्सीजन। तो बच्चा, अब अगर हम स्टेप वाइज स्टेप इसको देखें कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल है ना, इसका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चा? जो लाइट एनर्जी है ना, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ना, इसका यूज किया जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इससे क्या है कि ना, जो वाटर है ना, वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फाइनली क्या होगा? रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि रिडक्शन होगा? क्योंकि बच्चा, यहाँ पे ना हमें याद है ना, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड है। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो बच्चा, ये हमारा हो गया रिडक्शन। तो ये बहुत आसान सी प्रोसेस है, आपने इसको करना है, आपने इसको लिख के देखना है कि इस तरह से हो रहा है, तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। अच्छा बच्चा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, एटमॉस्फेयर से ली, ठीक है, हम समझ गए। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है ना, कार्बोहाइड्रेट तो बन रही है, लेकिन वाटर भी बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी बन रही है। तो बच्चा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कैसे बाहर जाए, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी कैसे अंदर आए? तो बच्चा, ये होता है ना स्टोमेटा के थ्रू। ध्यान में रखना, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा है टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स हैं ये, प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। कहाँ पे होते हैं? लीफ सरफेस पे होते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि जो फोटोसिंथेसिस है कहाँ पे हो रही है बच्चा? ये हो रही है लीफ में, क्योंकि लीफ में टाइनी पोर्स है, स्टोमेटा है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है। और साथ में क्लोरोफिल पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो स्टोमेटा देख लेते हैं बच्चा कि किस तरह के होते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये बीच में आपको अपर्चर दिखाई दे रहा है ना, पोर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। और इसके सराउंडिंग में आपको ना 2 सेल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेल हैं, इनको हम कहेंगे बच्चा गार्ड सेल्स, ठीक है? और ये साथ में जो है ये हमारे नॉर्मल सेल हैं क्लोरोप्लास्ट के। तो अब ये आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो गार्ड सेल है ये स्वेल हो रखे हैं। क्यों स्वेल हो रखे हैं? क्योंकि पानी इनके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टोमेटा है वो कहलाया जाएगा ओपन्ड। और यहाँ पे आप देखो, देखो यहाँ पे ये जो गार्ड सेल है ना, ये श्रिंक कर चुके हैं, बहुत पतले हो गए हैं क्योंकि वाटर इनसे बाहर निकल चुका है। और इस कंडीशन में ये जो स्टोमेटा है इसको हम कहेंगे क्लोज्ड। ये स्टोमेटा बंद हो गया है। तो इस तरह से स्टोमेटा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो गैसेस एक्सचेंज तो हम समझ गए। अब समझते हैं ट्रांसपिरेशन। बच्चे ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर। पानी का लॉस होगा किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। कहाँ से? लीफ के सरफेस से। तो ये भी बच्चा स्टोमेटा के ही थ्रू हो पाता है। लॉस ऑफ वाटर आपने ध्यान में रखना है, इसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह से अगर आपको स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन आता है तो लिखो, आप डेफिनेशन लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो और साथ में आप इसके फंक्शन भी बताओ। अब ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें सारा हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, स्टोमेटा पढ़ लिया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने सारा समझ लिया। अब हम समझते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने अब नहीं बनाता, जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना वो ऑटोट्रॉप्स, जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है ना, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए, चाहे डायरेक्टली कह लो तो चाहे इनडायरेक्टली कह लो। जैसे हम है ना, तो हम क्या खाते हैं? हम सब्जियां खा रहे हैं ना, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हम कैसे खा रहे हैं? जो गेहूं है, आटा खा रहे हैं ना, चावल खा रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है बच्चा? यहीं से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि heterotrophic nutrition is that type of nutrition in which organism depend on plants directly or फिर indirectly, there is no photosynthesis। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो फिर ओवरऑल ये प्रोसेस वहां पे होगी ही नहीं। एग्जाम्पल में बच्चा आप लिख सकते हो इसमें एनिमल्स, और कितने टाइप का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसा कि हमारे अंदर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड को इंटेक कर रहे हैं ना, लिक्विड को इंटेक कर रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है ना, जिसमें डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से जो अपना सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, उसका इंटेक कर रहा है, इसको हम कह देंगे बच्चा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ सॉलिड लिक्विड फूड फ्रॉम आउटसाइड। और पैरासिटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है कि कोई ऑर्गेनिज्म ना किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह रहा है। जैसे कि अब मैं बात करूं हेड ग्लाउस की, जुओं की, है ना, वो हमारे सिर पे रहती है। अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही है? वो सिर से ही ले रही है ना, ऑर्गेनिज्म से ही ले रही है। तो यही हमने लिखना है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर while living there। ये जो ऑर्गेनिज्म है वही रहेगा और वही ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा, कहीं नहीं जाने वाला, उसी को नोच नोच के खाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना आपने ये। अब बात है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। तो बच्चा सैप्रोफिटिक वो न्यूट्रिशन है ना, जैसे आपने देखा है फंगस, गली सड़ी जो चीजें हैं वहां पे फंगस उग जाती है ना, या फिर बैक्टीरिया है। तो जो भी बैक्टीरिया हो गए हमारे या फंजाई होगी जो गली सड़ी चीजों के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन हमारा कहलाया जाएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism get nutrition from dead and decaying matter। तो जो हमारा गला सड़ा मैटर है उस पे फीड करना कहलाया जाएगा हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि बुक में दिया गया है न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो बच्चा फोकस ऑन इट। देखो ये अमीबा है, क्या है? ये टेढ़ा मेढ़ा सा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एक सेल है ना, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल। तो बच्चा ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखो न्यूक्लियस है इसमें और ये एक ही सेल है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे ना इसने देख लिया क्या, इसको पता चल गया कि यहाँ पे फूड पार्टिकल है, खाना है, कोई देखने के लिए आइस तो है नहीं इसमें। तो जब इसको पता चला, इसने सेंस कर लिया कि यहाँ पे खाना है, तो बच्चा देखो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस खाने के अराउंडिंग इस तरह से आउट ग्रोथ जो है वो बना लेगा, जिसको हम कहेंगे सूडोपोडिया। और इस खाने को अपने आप ही घेर लेगा अपनी आउट ग्रोथ से। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये खाना जो है वो उसके अंदर चला जाएगा।
और उसको वो इस्तेमाल कर लेगा एनर्जी के लिए। तो इस तरह से आप बड़े आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा ईज़ी मैं तो कहूँगी इसको बता सकते हो कि ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो बच्चा देखो ये तो हमारी ही बात हो रही है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा। तो बच्चा इसमें कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि इंजेशन। इंजेशन क्या हुआ? खाना प्लेट में पड़ा है, हमने खाना इनटेक कर लिया है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे। अब आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है बच्चा? कि जो खाना हमने खाया है ना, जिसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, अब उनका ना ब्रेक डाउन होगा, वो और छोटी-छोटी फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, और अल्टीमेटली जो स्मॉलेस्ट उनका यूनिट है वो उसमें ब्रेक हो जाएंगे। इसको हम कह देंगे डाइजेशन। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है बच्चा? जब डाइजेशन हो गया ना और हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिल गई, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, फैट्स हो गया, फैट्स नहीं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गया। तो बच्चा अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये ब्लड में जाने जरूरी है। तो यही एब्जॉर्प्शन है, जब जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जब इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन ये है बच्चा कि अब ये जो न्यूट्रिएंट ब्लड में आए ना, अब ये सारी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, सारी बॉडी में पहुंचेंगे। लास्ट है इजेशन। इजेशन ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट बच गया है, अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस को बच्चा हम कह देंगे इजेशन। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो न्यूट्रिशन में शामिल हैं। तो ये देखिए बच्चा, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये है माउथ। माउथ आप जानते ही है ना। माउथ के बाद ये जो आपको पाइप सी नजर आ रही है ना, ये है बच्चा ईसोफेगस। इसको हम फूड पाइप भी कह देते हैं। और इसके बाद का जो ऑर्गन है वो है स्टमक। तो अब हम समझ भी लेते हैं कि खाना ठीक है हमारे मुंह में चला गया, लेकिन उसके बाद खाना जाएगा बच्चा यहाँ ईसोफेगस में। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, और ईसोफेगस अब कहाँ खाने को पहुंचा रहा है? स्टमक में पहुंचा रहा है। और स्टमक के बाद बच्चा खाना कहाँ जाएगा? ये जो आपको वाइल्ड सा पोर्शन नजर आ रहा है ना, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये सारे पार्ट्स आप समझ सकते हैं। आप इनको ड्रॉ कीजिए, साथ में लिखिए कि ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है। बच्चा ये जो पोर्शन है ये लीवर है, ये पैनक्रिया है, और ये गाल ब्लैडर है। यहाँ पे बाइल स्टोर होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह देते हैं अपेंडिक्स। तो ये हमारा अपेंडिक्स है। अब समझ लेते हैं कि जरूरत क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम कर क्या रहा है। तो सबसे पहले बच्चा बात करें माउथ की। तो माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। हम जानते हैं सलाइवा होता है, लेकिन सलाइवा का काम क्या होता है बच्चा? सलाइवा का काम ये है ना, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम कहेंगे सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ध्यान रखना है। जो माउथ है ना, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है और वहां से सलाइवा सिक्रेट होता है। और ये जो सलाइवा है इसके अंदर एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। तो बच्चा ये क्या करता है? माउथ में जो आप खाना खा रहे हो ना, वो सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है अच्छे से, है ना। तो वहां पे वो एंजाइम के साथ भी मिक्स हो रहा है। यहाँ पे बच्चा होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो माउथ एक ऐसी जगह है ना, वहां वहां से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। वहां से ही ब्रेक डाउन जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में टूटना शुरू करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और साथ में एक और एंजाइम होता है माउथ में जिसको हम कह देते हैं बच्चा लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो एक और एंजाइम यहाँ पे होता है, ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अब जब खाना माउथ से आ गया इसोफेगस में बच्चा, फूड पाइप में, तो क्या होता है? इसोफेगस क्या है? इसोफेगस ना एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फूड को, ताकि जो खाना है वो माउथ से स्टमक में जाए। अब देखते हैं स्टमक में क्या होगा। तो स्टमक में होते हैं बच्चा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं HCl, एसिड। तो एसिड होने की वजह से ही जो खाना है ना वो एसिडिक हो जाता है। स्टमक में जो मीडियम है वो एसिडिक चला जाता है। अब इस एसिड का क्या काम है? कुछ ना कुछ काम तो होगा ना, तभी तो ये सिक्रीट हो रहा है। तो बच्चे इसका काम है किल बैक्टीरिया। ये वहां पे जो बैक्टीरिया है ना, खाने में अगर मान लो हमने थोड़े बहुत बैक्टीरिया खा लिए, मैं कह तो नहीं रही कि तुम खाओ, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो यहाँ स्टमक में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो काम है इसका, एसिड का, कई बार होता है ना कि बताओ HCl का क्या क्या काम है, तो आपने यही बताना है कि
पहला तो यही होगा कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिससे डाइजेशन है, ब्रेक डाउन है। डाइजेशन से आपने यही समझना है कि ब्रेक डाउन, डाइजेशन किसके लिए यूज हो रहा है? ब्रेक डाउन के लिए। तो ब्रेक डाउन जिससे अच्छे से हो पाए। और नेक्स्ट इसका वर्क है कि ये जो HCl है ये एक्टिवेट कर देता है पेप्सिडोजन को। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा किसमें? पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करता है बच्चा? ये करेगा ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो हद तक यहाँ पे फैट्स का डाइजेशन भी होता है। अब ये म्यूकस क्या है? म्यूकस बच्चा सिक्रीशन है जो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब स्टमक को प्रोटेक्ट करने की भी तो जरूरत है ना, तो ये काम करता है हमारा म्यूकस। अब एक और टर्म आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टालसिस। बच्चा पेरिस्टालसिस है मस्कुलर कंट्रैक्शंस। ये ऐसे कंट्रैक्शंस है ना जिसकी वजह से खाना हमारा मूव करता है। यहाँ से इसोफेगस से मूव करेगा, स्टमक में मूव करेगा, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ओवरऑल पूरे में कैसे ये मूव कर रहा है खाना बच्चा? कंट्रैक्शंस हो रही है मसल्स की और वो खाने को आगे को धक्का दे रही है। तो इन्हीं मूवमेंट्स को हम कह देंगे पेरिस्टालसिस। इन्वॉल्व इन फूड मूवमेंट इन इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब समझ लेते हैं लीवर का क्या काम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लीवर है। लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी और इसका काम है बच्चा ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। ध्यान में रखना है। और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होगा? हो रहा है गाल ब्लैडर में और ये बाइल डक्ट है। अब इस बाइल जूस का काम क्या है? तो बच्चा ये काम करता है फैट्स एमल्सिफिकेशन का। ध्यान में रखना है, एमल्सिफिकेशन हुआ कि फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। ये डायरेक्टली फैट को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए फैट्स एमल्सिफिकेशन से डाइजेशन में हेल्प मिल जाती है। अब समझ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आपने याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो जाता है। अब ये पूरा डाइजेशन कैसे हो रहा है? तो बच्चा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है बहुत सारे एंजाइम्स। देखो, इंटेस्टाइन हैज पैनक्रिएटिक, इंटेस्टाइनल एंड लीवर सिक्रीशन। तो ये आप देख रहे हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ना बच्चा ये लीवर से भी सिक्रीशन ले रही है। लीवर की सिक्रीशन भी यहाँ पे ऐड हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज की भी सिक्रीशन ऐड हो रही है। पैनक्रियाज में भी एंजाइम्स हैं और कुछ सिक्रीशन इंटेस्टाइन की अपनी है। तो इस तरह से ना इंटेस्टाइन के पास पूरे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन के लिए चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? प्रोटीएज। फैट्स हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, लेकिन इसको बच्चा स्मॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका डायमीटर कम है। और लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हो चौड़ी सी नजर आ रही है ना, ये वाइड है, तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कम है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जबकि अगर लेंथ की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर विद लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गई, लेकिन अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ब्लड में जाना है। तो वो ब्लड में कैसे जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है तो बच्चा इस तरह से ये ना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। जो न्यूट्रिएंट्स है अब ब्लड में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे बिलाई की वजह से। तो आ भी जाता है क्वेश्चन कि कैसे हो रहा है, तो आपने यही बताना है कि बिलाई, देयर आर न्यूमरस बिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इससे क्या होता है बच्चा? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप खुद देखो ना कि एक, अगर यहाँ पे एक वायर है, इसका सरफेस एरिया कम होगा ना इसके कंपैरिजन में, इसमें तो बहुत सारा सरफेस एरिया आ रहा है ना, बहुत लंबी वायर ये बन जाएगी। तो इसीलिए जो विलाई है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। तो ये हमने ध्यान में रखना है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब थ्रू विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ जाएगा बच्चा? वो ब्लड में जाएगा। और ब्लड से कहाँ जाएगा बच्चा? ब्लड से वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और इसी प्रोसेस को, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी पार्ट्स, इसको बच्चा हम कह देंगे एसिमिलेशन। अब जो बचा कुचा हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर है ना बच्चा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वहां पे ना जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से पानी को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड में, क्योंकि पानी की नीड पड़ती है ना बॉडी को। और जो फाइनली अनडाइजेस्टेड मैटर होगा वो बाहर निकल जाएगा एनस के थ्रू। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन deals with water absorption from undigested food।
अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा थ्रू एनस, और बच्चा इस प्रोसेस को हम कह देंगे इजेशन। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपने ध्यान से समझना है, बनाना है इसको, और सारे फंक्शन समझने हैं कि कहाँ-कहाँ पे क्या एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है, और ये बहुत आसान है। रेस्पिरेशन में क्या होगा ना कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में गए हैं ना बच्चा, ब्लड से जो हर सेल में गए हैं, तो वहां पे ना उनकी ऑक्सीडेशन होगी उन न्यूट्रिएंट्स की, और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यही प्रोसेस हमारी कहलाई जाएगी रेस्पिरेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, अच्छे से रिलैक्स होकर समझना है कि रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस अकर्स इन द सेल्स, जो कि सेल्स में हो रही है जहां पे हमारे न्यूट्रिएंट्स गए हैं, वेयर देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना बच्चा, जिनका जो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, तो बच्चा इनका ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होके क्या मिलेगा, टू प्रोड्यूस एनर्जी, हमें मिलेगी बच्चा एनर्जी। तो यही प्रोसेस कहलाई जाएगी हमारी रेस्पिरेशन, और ये हमारी इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी है। इन्वॉल्व एंजाइम्स, तो यहाँ पे बच्चा बहुत सारे एंजाइम भी इन्वॉल्व होंगे। हैव टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो बच्चा अब बात करें अगर ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है, हम इसे बायोकेमिकल भी कह देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग्स में हो रही है। बात करूं अगर मैं फिजिकल की, तो ये केमिकल प्रोसेस नहीं है बच्चे, ये फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे कोई नई चीज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे तो हो रही है ना। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है जो हमने समझने हैं, और क्वेश्चन आएगा तो हमने इसी तरह से लिखने हैं कि जो ब्रीदिंग है बच्चा ये फिजिकल प्रोसेस है और एक्स्ट्रा सेलुलर है, जबकि रेस्पिरेशन हमारा इंट्रा सेलुलर था, सेल्स के अंदर हो रहा है, और जो ब्रीदिंग है वो सेल के बाहर हो रही है बच्चा। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग O2 एंड एक्सहेलिंग CO2। तो जो आप अभी कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप अभी, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हो, तो यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीदिंग। यहाँ पे कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, देखो आप समझो, ये दो प्रोसेसेस हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, जिनसे हमें फाइनली एनर्जी मिलेगी। ब्रीदिंग में हम सिंपल ऐसा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन जब सेल पे जा रही है और ऑक्सीजन के साथ मिलके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं ना, तो वो प्रोसेस अगली हमारी आ रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों इंटीग्रेट होके काम करेंगी, लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस अलग होंगी, ये आपने ध्यान में रखना है बच्चा। तो देखो बच्चा, ये ग्लूकोज है, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिला है। अब देखो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे बच्चा होगा इसका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और ये प्रोसेस होगी बच्चा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, मान लो ये कोई हमारा सेल है ना, तो इस सेल के अंदर का जो स्पेस है इसको हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिस वगैरह होते हैं। फिर अब इस पायरुवेट के साथ क्या होगा, तो बच्चा इसका ना तीन तरह से ब्रेक डाउन होगा। देखो, अगर पहले हम समझे तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो बच्चा हमें मिलेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब अगर पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, तो बच्चा हमें मिलेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लेकिन अगर इसी पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो बच्चा हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। तो बच्चा यही केस हमारे अंदर होता है, तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो ये रेस्पिरेशन होता है बच्चा ह्यूमंस में। अब ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी मसल्स में ये वाला प्रोसेस होता है, पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, और बच्चा वहां पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और साइड में एनर्जी भी निकलती है। तो ये हो रहा है हमारी मसल्स में। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है बच्चा, हमें मस्कुलर पेन होता है, तभी कहते हैं ना कि हॉट वाटर बाथ जो है वो लेनी चाहिए ताकि हमें रिलैक्स फील हो, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से डिजोल्व हो जाता है अच्छे से। अब देखिए, अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो यहाँ पे मिल रहा है बच्चा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, तो ये होगा हमारा ईस्ट में। इसीलिए ये जो ईस्ट है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जो है, इसका यूज किया जाता है अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ये इस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है।
तो ये जो रेस्पिरेशन है ना, फोकस करो, जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस हो रही है, बहुत कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बच्चे इसको हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक, नो, एन, नो ऑक्सीजन, ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे बच्चा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चे ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान में रखनी है ये बात, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, तो सिंपल सा आपने बताना है कि रेस्पिरेशन ही हो रहा है इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, और इसमें आप लिखोगे कि इन ऑक्सीजन अब्सेंस। इसके बाद आप ये भी लिखोगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारा सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, जो हमारे अंदर हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बच्चा इसमें हाई एनर्जी लिबरेट हो रही है, 36 एटीपी। कितनी प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी? ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, 36 एटीपी। लेकिन जबकि मैं बात करूं ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि 2 एटीपी। तो इसीलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है जो हमारे अंदर हो रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब बच्चा हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि जब आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखोगे ना, तो एग्जांपल भी जरूर लिखना है। तो इसमें बच्चा एरोबिक में आप ये लिख सकते हो, एनिमल्स है, ह्यूमन है। एनारोबिक में यही ईस्ट हो गया, मसल्स हो गया। तो ध्यान रखना है आपने कि ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, इसका यही मोटो है, एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम भाग रहे हैं, तो हमें ज्यादा तेजी से सांस लेने की जरूरत पड़ती है, ताकि ज्यादा ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके, जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे कि बच्चा स्किन, स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। गिल्स, गिल्स है बच्चा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में। और लंग्स, लंग्स एनिमल्स में, हम में। तो अब हम देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चा देखो, ये बहुत ही इजी डायग्राम है, इसको आप कनेक्ट करके सीखिए। देखो, ओवरऑल आपने इसको समझना है, इसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। देखो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बच्चा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल ये दो ओपनिंग्स होती है नाक में, इनके ही थ्रू एयर जो है वो बॉडी में एंटर करती है। तो एयर बॉडी में एंटर की नॉस्ट्रल्स के थ्रू अब कहाँ जाएगी बच्चा? नेजल पैसेज में। ये एक पैसेज है एयर को लेके जाने के लिए। तो अब आप देखोगे नीचे है फेरेंक्स, एयर पहुंचेगी फेरेंक्स में, फिर बच्चा लैरिंक्स में देखो, और उसके बाद ट्रैकिया में। ठीक है, तो यही हमने समझना है कि किस तरह से एयर जो है वो पास हो रही है। तो बच्चा ट्रैकिया में आप ये देखो ना, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बने हुए हैं। तो ये क्यों बने हुए हैं? ये इसलिए बने हुए हैं ताकि एयर की लीकेज ना हो, एयर जो है वो हमारी पासेज में अच्छे से फ्लो करे। और इसके बाद बच्चा एयर जा रही है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई में। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो बहुत आसान है बच्चे, ये डायग्राम देखो। सबसे पहले ट्रैकिया दो पार्ट्स पे डिवाइड हो गई, उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाली डिवीजन है ना बच्चे, ये फिर से दो में डिवाइड हो गई, फिर ये फिर से दो में डिवाइड हो गई, फिर से दो में डिवाइड हो गई। तो ऐसे करते करते ना फाइनली हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, जो हमारी ये डिविजन है ना ये टर्मिनेट हो जाती है फाइनली एक स्ट्रक्चर में। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे बच्चा एल्वियोलाई। तो बहुत इजी सा ये डायग्राम है, ये हमने समझ लिया कि किस तरह से एयर जो है वो हमारे लंग एल्वियोलाई में पहुंच गई। और साथ में ये भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिब्स हैं, ये हमारा क्लेविकल है, बोन है बच्चा ये एक, और ये बच्चा डायफ्राम है। तो अब थोड़ा सा फंक्शनिंग पे ध्यान देते हैं। देखो बच्चा, एयर इज टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रिल। तो ये हमने समझ लिया कि एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू जा रही है बॉडी में। नॉस्ट्रिल्स हैव फाइन हेयर फॉर फिल्ट्रेशन। तो नॉस्ट्रिल के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं? फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पैसेज लाइन विद म्यूकस, तो ये भी बच्चा प्रोटेक्शन का ही काम करता है। देन एयर पासिस थ्रू थ्रोट इनटू लंग्स। तो बच्चा अब एयर जो है वो थ्रोट से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगी? लंग्स में पहुंच जाएगी। थ्रोट बच्चा यही हमारा पोर्शन है लैरिंग्स और फेरिंग्स वाला। तो लंग्स, लंग्स में आप देख पा रहे हो कि लंग्स में क्या हो रहा है। बाकी ये भी हमने समझ लिया कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया विच एंश्योर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये एंश्योर करेगी कि एयर हमारी लीक ना हो। विदिन लंग्स पैसेज डिवाइड इन स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। तो ये भी बच्चा हमने देख लिया
कि जो हमारा पैसेज है लंग्स के अंदर डिवाइड हो रहा है और फाइनली वो बना रहा है बच्चा एल्वुलाई। तो एल्वुलाई का क्या काम है? एल्वुलाई ही वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ध्यान रखना। तो एल्वुलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो यही वो जगह है बच्चा, ध्यान में रखना है। अब अगर हमने ये समझना है कि एल्वुलाई में किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, तो देखो बहुत इजी ये प्रोसेस है। ये बच्चा हमारा लंग एल्वुलाई है, देखो ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पे ये जो ब्लड है ना बच्चा, इसके अराउंडिंग में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड लंग एल्वुलाई में एंटर कर गई, ठीक है, समझ लिया आपने इतना। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरह से। ये हमने समझ लिया। तो अब ये ब्लड जो है ना बच्चा, ये आगे प्रोसीड कर रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो अब ये जो ब्लड है ना बच्चा, इसमें जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं ना वो एंटर करेगी और ये ब्लड जो है वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे हाई ऑक्सीजन हो जाएगी और लो CO2 हो जाएगी, तो यही ब्लड बच्चा फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, जिससे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है बच्चा, आपने ये समझ लेनी है। तो ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है ये भी हम समझ लेते हैं। ज्यादा अमाउंट जो है ना ऑक्सीजन की 97% बच्चा ये ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, ध्यान में रखना है ये बात। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। और जो 3% बच गया वो प्लाज्मा के थ्रू। वही बात करें ना अगर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये ट्रांसपोर्ट होती है एज बायकार्बोनेट एंड मेनली ज्यादातर बायकार्बोनेट की फॉर्म में, और फिर कार्बोनिक एसिड एंड प्लाज्मा। जो बच गया बच्चा वो ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्बोनिक एसिड एंड प्लाज्मा। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का। अब अगर मैं बात करूं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, को हम एक्सपिरेशन भी कह देते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये आप देख लो ना, रिब्स रिब्स जो है वो लिफ्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी और डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा जब होगा तो बच्चा चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ये भी हमने ध्यान में रखना है कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे एरिया कम, तो इन दोनों का रिवर्स इफेक्ट होता है। अगर थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर बच्चा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बच्चा डिक्रीज आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ना अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए अब इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा, एयर ना बाहर से अंदर आएगी, इनहेलेशन हो जाएगी आराम से। तो अब समझ लेते हैं एक्सपिरेशन। तो बच्चे ये ठीक इससे अपोजिट है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, रिब्स लिफ्ट हुई थी, अब क्या होगा ना, रिब्स नीचे की तरफ आएगी और डायफ्राम फ्लैटन हुआ था, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ था, लेकिन यहाँ पे बच्चा डिक्रीज हो जाएगा। रिब्स डाउन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, थोरेसिक कैविटी साइज डिक्रीजेस। तो बच्चा थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो कम हो जाएगा, और साइज कम हुआ तो इसका मतलब है प्रेशर बच्चा इंक्रीज हो जाएगा, बच्चा इंक्रीज है यहाँ पे, तो ये थोड़ा हो गया, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान दो, प्रेशर अंदर ज्यादा है और प्रेशर बाहर कम है, तो इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा, जो एयर है ना वो बाहर जाएगी, तो इस तरह से हमारा एक्सेलेरेशन हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चा, आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चा ट्रांसपोर्टेशन समझ तो गए होंगे आप क्या है ना बच्चा, ये मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट है, तो न्यूट्रिशन में हमने क्या खाया था, फूड खाया था ना, तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, तो ये मूवमेंट है बच्चा फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वेस्ट मटेरियल की, विद इन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो भी हमारा फूड है ना बच्चा, एनवायरनमेंट से ही बॉडी के अंदर जा रहा है, और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी एनवायरनमेंट से ही अंदर जा रही है। इसीलिए ओवरऑल हम ये ध्यान में रखेंगे कि मूवमेंट ऑफ फूड, गैसेस, वेस्ट मटेरियल विद इन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और बच्चा इसी ट्रांसपोर्टेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बच्चा ये कंप्राइज होता है, ये बनता है
कुछ कंपोनेंट से, जैसे हो गया हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, तो ये भी हमने समझ लेना है ध्यान से। तो अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हार्ट को। तो हार्ट क्या है? अब मैं अगर अपने हार्ट की बात करूं तो मेरे हार्ट का साइज है बच्चा, मेरी बंद मुट्ठी का जितना साइज है। इस तरह से आप अपने अपने हार्ट का साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बच्चा अब हार्ट में होता क्या क्या है ये समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आओ चलो देखते हैं क्या क्या होता है हार्ट में। बच्चा ये हमारे हार्ट का डायग्राम है, देखो इसको आप। अब एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं ना, हमारा फेस जब पेज की तरफ है, तो बच्चा जो हमारा राइट है ना वो ऑर्गन का लेफ्ट होगा। आपने इसको अपोजिट करना है। अब देखो, ये मेरा राइट है तो ये जो पोर्शन है ना बच्चा, ये लेफ्ट पोर्शन है। जबकि ये जो मेरा लेफ्ट है ना, तो ये जो पोर्शन है ना बच्चा, ये राइट पोर्शन है। तो हमारे हार्ट में होते हैं बच्चा 4 चैम्बर, ये हमने ध्यान में रखना है। तो 4 चैम्बर हैं, इसमें जो अपर मोस्ट है ना दोनों, ये ऑरिकल है। ऑरिकल या एट्रियम एक ही चीज है। ऑरिकल भी कह देते हैं, एट्रियम भी कह देते हैं। तो ये दो हमारे एट्रियम है बच्चा, और ये दो हमारे वेंट्रिकल्स हैं। तो ये जो बच्चा वेंट्रिकल्स है ना, इनकी वॉल्स थोड़ी मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि ये काम करते हैं ब्लड को पंप करने का। इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है? अवर पंप। तो अब समझ लेते हैं बच्चा फंक्शनिंग। ये आप देख पा रहे हो ना, एक ये बेन है, बेना कैवा इसको कहते हैं। इसका काम होता है ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो बच्चा जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो ना, अपने ध्यान में रखना है कि राइट पोर्शन की बात चल रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो डील करेगा बच्चा, वो है हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। अब ऑक्सीजनेटेड की अगर मैं बात करूँ ना, जहां पे ऑक्सीजन है बच्चा, वहां पे डील करेगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चा अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ गया हमारा राइट ऑरिकल में। ध्यान दो आप इस बात पे। तो राइट ऑरिकल में जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये जो ब्लड है ना, यहीं से आ जाएगा नीचे, ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पे बच्चा वाल्व लगे हुए हैं, ये ढक्कन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? अब ये ब्लड जाएगा बच्चा यहाँ पे। ये देखो, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। जबकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी लग गया ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड नहीं। तो यहाँ पे ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? बच्चा पल्मोनरी जो वर्ड है ना, ये लंग से रिलेटेड है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में हम रेस्पायर कर रहे हैं ना, एल्वुलाई है, वहां पे ऑक्सीजन आ रही है। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चा, ये कहाँ आएगा? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए मैंने आपको क्या ध्यान में रखने के लिए बोला है कि लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग से होता हुआ आ जाएगा हमारा इस चैम्बर में, जिसका नाम है बच्चा लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट एट्रियम। किसके थ्रू आएगा बच्चा? ये आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। हालांकि वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, लेकिन मैंने कहा ना आपको, ये पल्मोनरी के केस में उल्टा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हमारी पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में। फिर सेम प्रोसेस है बच्चा, लेफ्ट से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया बच्चा यहाँ। इस आर्टरी का नाम है सिस्टेमिक ओटा। तो ये ब्लड अब लेके जाएगी सारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाएगी। अब हर बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन की नीड है, ताकि रेस्पिरेशन हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन वहां पे बच्चा आपने पढ़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो बच्चा अब ब्लड ना वहां से वापसी में बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी। और अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, यही ब्लड बच्चा फिर यहाँ पे आ जाएगा और इस चैम्बर में चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चा समझो कितना इंटरेस्टिंग है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पोर्शन में फ्लो करेगा, फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा, और वहां से ऑक्सीजनेटेड बनके यहाँ लेफ्ट पोर्शन में आ जाएगा, फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स में, फिर बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे। तो ये ना एक सर्कुलर प्रोसेस चल रही है, जिसको हम क्या देते हैं बच्चा? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब यही है कि ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस, कि ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास हो रहा है। देखो आप, एक बार राइट पोर्शन से और एक बार लेफ्ट पोर्शन से, इसीलिए उसको कह देते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन बच्चा 2 टाइप की होती है। एक है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आप घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है बच्चा,
वो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो मैं कह रही हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, तो यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील कर रही है ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और सिस्टेमिक क्या है, जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करेगी, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप आराम से बताइए कि जो राइट एट्रियम है वो कौन सा ब्लड रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से करेगा, पूरी बॉडी से, थ्रू वेना केवा। ठीक है, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये ब्लड रिसीव करेगा बॉडी ऑर्गन से, जितने भी बॉडी ऑर्गन है वहां से वेना केवा के थ्रू, और फिर इस ब्लड को कहाँ भेज देगा बच्चा, राइट वेंट्रिकल में। और अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये इस ब्लड को भेजेगा बच्चा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, यहाँ पे लंग्स के पास, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो लंग्स में यही ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, देखो आप, और पल्मोनरी वेन से होता हुआ फिर लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा। ठीक है, तो यही से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारी दूसरी सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। लेफ्ट एट्रियम रिसीव oxygenated blood from lungs via pulmonary veins and sent to the body organ via systemic aorta। तो उसने रिसीव किया और उसके बाद इसको भेज दिया उसने ओर्टा के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स में, और फिर बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो फिर वापस आ गया। तो इस तरह से ये सर्कुलर प्रोसेस है जो चलती रहती है। अब इसका एडवांटेज क्या है बच्चे, इसका एडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पे देखो मिक्सिंग नहीं हो रही है ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड अलग रह रहा है और ऑक्सीजनेटेड अलग रह रहा है। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे ना हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होती है, जिससे जो हायर ऑर्गेनिज्म है ना उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिशेस की, रेप्टाइल्स की, तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो वहां पे ऐसा नहीं है सिस्टम, वहां पे डबल सर्कुलेशन नहीं होती है, तो वहां पे एनर्जी भी कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। हम जानते हैं ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट का काम तो ये कर ही रहा है। लेकिन ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है बच्चा, तो ब्लड फ्लो कर रहा है बच्चा ब्लड वेसल्स में। तो ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप के हैं, ये 3 टाइप के हैं। एक है हमारा आर्टरी, एक है वेन और एक है बच्चा कैपिलरी। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे बहुत ही इजी सा इसका आंसर है, देखो आर्टरीज आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं जबकि वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन है बच्चा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड लग गया तो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और वेन्स करती हैं बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। लेकिन अगर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी बच्चा। आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर, और जो वेन्स में ब्लड होगा उसका होगा बच्चा लो प्रेशर, तो वहां पे होगा लो ब्लड प्रेशर। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि आर्टरीज जो है वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेके जाती हैं। लेकिन जो वेन्स हैं वो कैरी करेंगी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट। तो इस तरह से ये बहुत इजी से पॉइंट है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। आर्टरीज और वेन्स के बाद थर्ड ब्लड वेसल है बच्चा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का क्या काम है, ये कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन को। तो ये हमने बात ध्यान में रख लेनी है बच्चा, ये दोनों ही टाइप का ब्लड कैरी करेगी, ध्यान में रखना, डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी। ठीक है, क्या काम है इसका, कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। और ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो कैपिलरीज है वो एक्सट्रीमली थिन होती है। कितनी थिकनेस है इनकी, सिर्फ 1 सेल, जितना एक सेल है ना थिक, उतनी ही इनकी थिकनेस होगी, 1 सेल थिक। और जैसा कि हमने देखा था कि आर्टरीज में तो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, इसीलिए उनकी वॉल्स भी थिक होती है। वेन्स में लो ब्लड प्रेशर होता है तो वेन्स की वॉल थिन होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ना कैपिलरीज की, तो बच्चा यहाँ पे मीडियम ब्लड प्रेशर होता है, तो ये भी बात आपने ध्यान में रख लेनी है। अब हम समझ लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। तो बच्चा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसके कंपोनेंट्स हैं, देखो आप समझो, ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में आएगा बच्चा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स इनको कहते हैं। तो इनका क्या काम होता है बच्चा, ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। और जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो बच्चा हम जानते हैं कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये करता है बच्चा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। अब प्लाज्मा की बात करें बच्चा, तो प्लाज्मा में होती है प्रोटीन, होती है वाटर, होता है, इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का और अदर सब्सटेंसेस। तो ये भी बात हमने समझ लेनी है। अब प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स का काम है बच्चा ब्लड क्लॉटिंग में। अगर प्लेटलेट्स ना हो ना तो क्लॉट बनेगा ही नहीं और ब्लड जो है वो फ्लो करता रहेगा, करता रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब समझ लेते हैं लिम्फ को। तो बच्चा लिम्फ क्या है? कुछ अमाउंट है प्लाज्मा की, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है ना बच्चा, ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये वहां से एस्केप करके ना इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? लिम्फ कह देते हैं बच्चा इन्हीं को। और इनका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट। तो अब समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो क्या लगता है आपको कि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एनिमल्स में ही होती है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है बच्चे जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। तो अब इनका डिफरेंस भी हम साथ में समझ लेंगे और ट्रांसपोर्ट को भी साथ में समझ लेंगे। जाइलम क्या करता है बच्चा? ये करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ध्यान रखना। और जो फ्लोएम है ये करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल की। तो ये प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं। इसीलिए ना अब रूट जो है वो बिल्कुल ओरिजिन का पॉइंट है। इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है ना एक ही डायरेक्शन में जाएगी ऊपर की तरफ। इसलिए हम कहेंगे कि इट इज यूनिडायरेक्शनल। और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं ना बच्चा, तो फूड फूड कहाँ पे बनता है? फूड बनता है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही थी फोटोसिंथेसिस में लीफ में, है ना। तो लीफ में फूड बनना है, लेकिन जाएगा तो रूट में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा। इसीलिए ये वाई डायरेक्शनल है, इट इज वाई डायरेक्शनल। अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल है बच्चे, ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा ट्रांसपीरेशन की वजह से। ये ट्रांसपीरेशन क्या है? ये है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम एरियल पार्ट। कि जो भी प्लांट के एरियल पार्ट है ना, चाहे स्टेम कह लो या फिर लीफ कह लो, वहां से वाटर का लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। तो ये होता है बच्चा स्टोमेटा की हेल्प से। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है ना, ये एक पुल जनरेट करता है और इसकी वजह से जो वाटर एंड मिनरल है आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। जैसे कि किसी बिल्डिंग से अगर हम एक रस्सी नीचे को गिरा रहे हैं ना, तो अगर उस रस्सी को हम खींचते हैं, तो अब चाहे रस्सी के साथ आप लटक जाओ, है ना, ऊपर चले जाओगे आराम से। तो इसी तरह से ट्रांसपीरेशन भी वही पुल है, वही खिंचाव है, जिससे वाटर एंड मिनरल आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपीरेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बच्चा। फ्लोइम की जो ट्रांसपोर्ट है ये होगी हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का यूज किया जा रहा है, एटीपी का यूज किया जा रहा है। ये एटीपी की हेल्प से हो रही है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और साथ में एक बात और ध्यान में रखोगे आप कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस है ना, इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कह देते हैं। तो ये बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है प्लांट्स में। तो ओवरऑल आप लिख सकते हो, अलग अलग से पॉइंट्स भी बना सकते हो। और अगर डिफरेंस आ गया कि जाइलम और फ्लोएम में बताओ, तो भी आप ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट हमारे पास लाइव प्रोसेस है बच्चा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग्स। बहुत ही आसान है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है अब उनको लिविंग की बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये जो प्रोसेस इसमें यूज हो रही है इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर बात करूं मैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में। जैसे कि बच्चा स्किन, स्किन कैसे हुआ? अब हमें पता है कि स्वेटिंग होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन है, हमने देखा ही है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है और उसके बाद क्या होता है? वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है बॉडी के थ्रू एनस, है ना। नेक्स्ट है किडनीज। तो किडनीज का क्या रोल होता है? किडनी का रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। लंग्स भी है बच्चा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बॉडी के बाहर कैसे जा रही है? लंग्स के थ्रू ही बाहर जा रही है। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझे तो बच्चा ये देखो, आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, अच्छे से सीख लेना है। तो इसमें देखो बच्चा क्या क्या पार्ट्स हैं। ये आपको यहाँ पे बीन शेप्ड नजर आ रहे हैं बच्चा, ये है किडनी। और किडनी से ये दो पाइपें निकलती हुई नजर आ रही है ना, ये है बच्चा यूरेटर, इसको यूरेटर कहेंगे बच्चा। और ये दो हैं। अब मैंने जैसा कि आपको समझाया है, ये मेरा राइट पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये लेफ्ट आ जाएगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट आ जाएगा। बच्चा ये राइट किडनी तो ये लेफ्ट किडनी।
अगर ये लेफ्ट यूरेटर है तो ये राइट यूरेटर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बच्चा है, यूरिनरी ब्लैडर है, लास्ट में यूरेथ्रा है। तो हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूटेरस, देख पा रहे हो आप यूटेरस कितने हैं, 2 हैं, एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर है बच्चा और एक यूरेथ्रा है। तो बच्चा अब ये ना फंक्शनिंग समझनी बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो किडनी, किडनी में क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो यूरिन अब किडनी से आ जाएगा बच्चा यूरिनरी ब्लैडर में, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। ये जो 2 यूरेटर है ना, इनके थ्रू यूरिन आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पे क्या होता है, यूरिन की स्टोरेज होती है। और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो फिर हमें रिफ्लेक्स आता है एक्सक्रीशन का, तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जाता है फिर बाहर। तो ये हमने समझ लेना है, यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी passed to urinary bladder where it stored for some time and released through urethra। तो ये सिंपल सा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब अगर हम समझें कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बच्चा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेफ्रॉन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह से सेल है ना, कोशिका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसी तरह बच्चा नेफ्रॉन जो है ना, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी कैसे काम कर रहा है, नेफ्रॉन की वजह से काम कर रहा है। तो देखो ये जो नेफ्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चा, ये स्ट्रक्चर किस तरह से रिवील होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही इसको देख लोगे, है ना, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये समझो स्ट्रक्चर भी ये बहुत आसान है अगर आप इसको ड्रॉ करोगे। यहाँ पे जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना बच्चा, इसको हम कहेंगे बॉमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर बच्चा है हमारा ग्लोमरुलस, जिसमें आपको मिलेगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अब इससे ना एक ये देखो टेढ़ी मेढ़ी सी ट्यूब दिखाई दे रही है ना, उसके बाद ये यू शेप्ड बन रही है, फिर से ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, और उसके बाद एक ये स्ट्रेट डक्ट में खुल रही है। तो बच्चा इस तरह से ना 3 पोर्शन बन जाते हैं नेफ्रॉन के। एक तो यही हो गया हमारा बॉमन्स कैप्सूल ग्लोमरुलस वाला पोर्शन है ना, और एक ये जो टेढ़ा मेढ़ा ओवरऑल पोर्शन है ना बच्चा, इसको हम कह देंगे ट्यूबुलर पार्ट। ध्यान रखना है आपने। और ये जो एक स्ट्रेट डक्ट नजर आ रही है, ये है बच्चा कलेक्टिंग डक्ट। अब हम समझ लेते हैं कि इन पार्ट्स का क्या काम है। तो बच्चा सबसे पहले मैं ग्लोमरुलस की बात करूं तो ग्लोमरुलस में होता है बच्चा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो वहां पे ना फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। जो ब्लड आ रहा है ना बच्चा, वो फिल्टर हो जाएगा। समझना आपने, फिल्टर होने का मतलब ये है कि वहां से ना जो हार्मफुल कंपोनेंट है ना बच्चा, वो पास करेंगे यहाँ पे, और जो यूजफुल कंपोनेंट है वो सारे रह जाएंगे बच्चा ब्लड में। फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स, जो यूजफुल कंपोनेंट्स थे वो ब्लड में रह गए, और जो वेस्ट कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पे फिल्टर होके आ गए हमारे नेक्स्ट पोर्शन में, ट्यूबुलर पोर्शन में। तो बच्चा अब ये जो यहाँ पे ना, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे हो जाती है बच्चा। फिर भी कुछ अमाउंट में यूजफुल कंपोनेंट यहाँ पे रह जाते हैं। तो देखो क्या होता है, ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है ना, यहाँ पे होता है फर्दर रीएब्जॉर्प्शन। पहले ये तो हमने समझ लिया ना कि ग्लोमरुलस का क्या काम है, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है, ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है और यूरिन बना रहा है। तो यहाँ पे जो फिल्टर करके इसके अंदर कंपोनेंट आ रहे हैं ना बच्चा, वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, अमोनिया हो गया हमारा, और भी अलग तरह के वेस्ट मटेरियल वहां पे होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पे कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी हैं। तो बच्चा ये ट्यूबुलर पोर्शन है ना, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। जो वहां पे एक्सेस वाटर है ना, वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि पानी की जरूरत बॉडी को है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह से अमाइनो एसिड हो गया, तो वो भी फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे बच्चा ब्लड में ही। सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, तो ये सिक्रीशन, ये जो वर्ड है ना बच्चा, ये रीअब्जॉर्प्शन से ठीक उल्टा है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये था कि जो रह गए थे यूजफुल कंपोनेंट, अब वो फिर से ब्लड में वापस जा रहे हैं। लेकिन सिक्रीशन का ये मतलब है कि ब्लड से फिर से कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स जो हैं वो यूरिन में ऐड हो रहे हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया हमारा, अमोनियम आयन हो गया, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है। तो बच्चा कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है ना, अब ठीक है, यहाँ पे ठीक है हमारे यूजफुल कंपोनेंट रीअब्जॉर्प्शन हो गई, और जो हार्मफुल कंपोनेंट और थे ब्लड में वो फिर से यहाँ पे आ गए,
तो बच्चा आप ये यहाँ पे देख भी पा रहे हो ना, ये ब्रांच ऑफ रीनाल अर्टरी, तो ये यहाँ पे ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया है, ये बच्चा अर्टरी है, और ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, ये बच्चा वेन है। ठीक है, तो ये नेटवर्क ऑफ वेन एंड अर्टरी इसलिए बना हुआ है ताकि रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो सके। तो बच्चा यहाँ पे आ गया अब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, फिर से पानी की रीएब्जॉर्प्शन होती है, फिर से दोबारा पानी ब्लड में जाएगा और जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब ये है कि यूरिन में पानी कम होगा और वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा। तो अब बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके इस यूरिन को यहाँ पे किडनी से एक कॉमन डक्ट निकलती है, उसमें लेके आएंगे, वहां से यूरिन यूरेटर में जाएगा और फिर यूरेथ्रा और फिर आउटसाइड। तो बच्चे यहाँ पे आपने ये भी देखना है, देखो यहाँ वेना केवा है, वेना केवा का क्या काम है, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके जाएगी हार्ट में, और ये देखो ओर्टा, ये हार्ट से आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेके आ रही है। बच्चा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का ये जो कनेक्शन है, ये हर सेल में आपको देखने को मिलेगा। देयर इज 1 or 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस्ड अ डे। अगर एक दिन की बात करें तो 1 या 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। एक और टर्म है हमारे पास हीमोडायलिसिस। तो कई बार क्या होता है ना कि किडनीज खराब हो जाती है, दोनों की किडनीज अगर खराब हो गई तो फिर ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होगी, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा। तो बच्चा ये होता है फिर, ये एक आर्टिफिशियल किडनी है, ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। इसमें क्या होता है, ब्लड को पास कराया जाता है एक सेमी परमिएबल लाइनिंग से, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो ब्लड से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये किडनी का काम कर पाता है। तो हीमोडायलिसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल। नाइट्रोजनस वेस्ट में यही आ गया हमारा यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया फ्रॉम ब्लड थ्रू सेमी परमिएबल लाइनिंग। अब यहाँ पे किडनी नहीं, हम एक लाइनिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं एज किडनी। तो ये बात हमने समझ ली। अब है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बच्चा एक्सक्रीशन एनिमल्स में ही थोड़ी होती है, प्लांट्स में भी होती है। देखो कैसे होगा। अब स्टोमेटा है, हमने देखा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो स्टोमेटा में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना। अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस एक्सहेल कर रहे हैं, CO2 कर रहे हैं। तो प्लांट में भी बच्चा रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखना आपने। फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करेंगे। तो इस तरह से ये भी एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन की। बाकी ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, पानी का लॉस होता है। फॉलन लीव्स हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल है जो लीव्स में इकट्ठा हो रहा है बच्चा, लीव्स अचानक से नीचे गिर जाते हैं, तो ये भी एक प्लांट बॉडी का मैकेनिज्म है वेस्ट को रिमूव करने का। रेजिन एंड गम्स हैं, ये जो रेजिन एंड गम्स हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल की ही फॉर्म है। और प्लांट आल्सो एक्सक्रीट वेस्ट इनटू सॉइल, और इसके अलावा प्लांट एक्सक्रीट करता है वेस्ट सॉइल के अंदर भी। और ये कैसे होता है बच्चा, मेनली ये रूट्स के थ्रू होता है, और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये एक्सक्रीट होते हैं सॉइल में। अब ये लेसन हमने अच्छे से समझ लिया है, तो बच्चा अब डट के तैयारी करनी है।